रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत बनाने के लिए आ चुकी हूं जनाब, क्योंकि सैटरडे है, वीकेंड आ गया है और वीकेंड में क्या क्या प्लान्स करने हैं आपने वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। लेकिन और भी जो मज़े की चीज़ें हैं वो आपको 2 घंटे के लिए जुड़े रहना है सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ और फिर आपको ऐसा ऐसा पता लगेगा कि आज हमने आपके लिए कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिनको प्लान किया है और आपका जो वीकेंड है वो, क्योंकि हम लोग आपका हर दिन अच्छा बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो अगर एक दिन आपके साथ नहीं है तो संडे को फन डे कैसे बनाना है वो भी हम आपको सैटरडे को ही बता दें। तो आज जो है हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें प्लान की हैं हमने, ख़ास तौर पर क्योंकि शादियों का सीज़न है तो मियाँ बीवी जो है उनको उन्हें अपना रिश्ते को खूबसूरत कैसे बनाना है, क्योंकि रिश्ता तो खूबसूरत होता ही है, इसकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखना है, गुस्से को कम कैसे करना है, ये सब आपको बताएंगे। और साथ ही साथ खेलों के मैदान जो है क्योंकि वो वीरान होते जा रहे हैं तो उनको कैसे आबाद करना है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बड़े ही खूबसूरत बात, जैसे कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मुँह खोलता है और मुँह खोलता है तो सबसे पहले आपके दांत नज़र आते हैं और अगर दांत ही खूबसूरत ना हो तो फिर किस तरह से कोई आपकी तरफ देखे और मतवज्जो कि आपकी बात सुनेगा और किसी को मुंह सबकी स्मेल ना आए। इन चीज़ों से बचना है हम लोगों ने। तो दांतों की खूबसूरती को आपने कैसे बहाल रखना है और उनको कैसे उनका ख्याल रखना है वो सब भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आप आगाज़ दिन का अच्छी स्माइल से करेंगे और खूबसूरत दांतों के साथ करेंगे तो अगले का भी दिन अच्छा गुजरेगा और आपका भी अच्छा गुजरेगा। तो जैसे प्रोग्राम का आगाज़ हम अच्छी बात से करते हैं तो अब अच्छी बात आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि सबसे पहले तो आपने अपना ख्याल रखना है। ये अच्छी बात है क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हमें खाने पीने के लिए चीज़ें दी हैं, हमें हवा जिसमें हम सांस ले सकते हैं, आज़ाद और ताज़ा हवा, और आज़ाद मुल्क है तो आज़ाद मुल्क में हम ताज़ा और आज़ाद हवा भी लेते हैं। और साथ ही साथ मौसम है, इतने खूबसूरत मौसम है अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। इन छोटी छोटी अगर हम चीज़ों को देखें तो अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से हमें नवाजा है। तो अगर हम उन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उनकी कदर करें और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें तो बहुत ही खूबसूरत बात हो जाएगी और बड़ा खूबसूरत दिन का आगाज़ भी होगा। तो खूबसूरत बात के बाद और खूबसूरत अगर दिन हम अगर बात कर रहे हैं और अच्छी बात आपसे शेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात में आप दूसरों के साथ भी अच्छी बात शेयर करें और दूसरों का भी ख्याल करें। और दूसरों का ख्याल करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना पहले ख्याल करें, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे। ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से बड़े क्लोज़ होते हैं। तो अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें। और हमारा क्योंकि आज सैटरडे है तो मैं आप अच्छी बातें कर रही हूँ, पेरेंट्स को बच्चों का ख्याल रखना है इस तरह से कि उन्हें वीकेंड पे उनको कहीं सैर व तफरी के लिए ले जाएं, उनको कोई गेम्स कराएं और ख़ास तौर पे घर में मज़े के खाने भी बनाएं। तो मज़े के खानों जब है बात कर रही हूँ तो मज़े का, क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो अच्छे मौसम में खाने की भी बात जो है वो मैं क्या कर ही देती हूँ आप लोगों के साथ। तो मौसम की बात कर लेते हैं अब। और मौसम, बागों का शहर जो लाहौर है उसका मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है वो देख लेते हैं। तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब चलते हैं इस्लामाबाद और देखते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रोशनियों के शहर कराची चलते हैं और देखते हैं कराची का मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत कराची में 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। फूलों के शहर पेशावर का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि पेशावर का मौसम कैसा रहेगा। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चलें जी, अब कोयटा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कोयटा में मौसम सर्द जो है होना शुरू हो गया और ठंड बढ़ रही है। तो कोयटा में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं जनाब। कश्मीर के मौसम की बात कर लेते हैं और कैसे वहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। तो कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही अहम मामले से मुतालिक। नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मसला है जो कि शुरू हो जाता है, और वो मसला जो है वो आपको यकीनन अंदाज़ा हो ही गया होगा मैं किस मसले की बात कर रही हूँ। तो वो मसला है गैस का, क्योंकि गैस जो है उसकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस किस्म की मुश्किलात जो हैं उनसे कैसे हम उनका हल क्या है और हमारा क्या फ़र्ज़ है एज अ सारिफीन, अगर हम बात करें हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम इसी पर आज तफसील से बात करेंगे। और हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है MD SNGPL हैं आमिर तोफ़ैल साहब, तो इन्हीं से बात करते हैं। आमिर तोफ़ैल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान को ख़ास तौर पर अपना वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि तब्दीली सरकार हुकूमत चेंज हो गई है, क्या वो अब चेंज हुआ है गैस वाले लोड शेडिंग का सिलसिला भी? क्योंकि पिछले साल तो लोगों के चूल्हे जो है ना ठंडे ही रहे थे, तो इस साल भी क्या ठंडे रहेंगे या गर्म होंगे? जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि गैस सार्फिन से मैं बात कर सकूं। बिल्कुल जी, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा पिछले साल के मुकाबले में बेहतर सूरत हाल रहे, गैस की अवेलेबिलिटी कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा हो और उनको जो लो प्रेशर की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कम से कम उसका सामना करना पड़े। एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ, एक मिसकंसेप्शन है जो आवाम में बहुत ज़्यादा है कि शायद गैस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं होती है, सर्दियों गर्मियों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि उसकी कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एंड नेचुरली पहले सिर्फ चूल्हे जलते हैं, बढ़ जाती है, चूल्हे जलते हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, फिर गीज़र भी और हीटर भी चलना शुरू होते हैं। तो अगर हम अपने कंजम्पशन को कंट्रोल कर लेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास ये जो गैस की जो कमी होती है वो कम से कम होगी। बहरहाल जैसे कि अभी आपने जिक्र किया और मैंने भी कहा कि हुकूमत इस दफ़ा पहले के मुकाबले में डोमेस्टिक सेक्टर में ज़्यादा गैस अवेलेबल कर रही है। हमारी टीम्स भी बिल्कुल विजिलेंट हैं मुसलसल, और हम लो प्रेशर एरियाज़ जो हमारे ट्रेडिशनल लो प्रेशर एरियाज़ हैं, फैग एंड्स पे हमारे कंज्यूमर्स हैं सिस्टम के, उनको हम जो मॉनिटर कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली इन टच हैं कि उनको कहीं प्रॉब्लम कोई उसको फ़ौरन रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, इसकी अगर तलब और रसद की बात की जाए तो कहाँ पर ज़्यादा तलब देखने में आ रही है? जी, ये तो जो है तलब तो हमेशा उन्हीं इलाकों में जो कि सर्दी से ज़्यादा मुतासर होते हैं वहाँ ज़्यादा तलब की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि वहीं कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो उन इलाकों में है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी गैस वहाँ अवेलेबल करें, पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा करें। बहरहाल कहीं ना कहीं सिस्टम के कोई बॉटलनेक्स हैं उनको भी हम रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिक अगर हम बात करें कि उनके यूजेज की और जो कमर्शियल यूज़ है, तो उन दोनों को क्या सर्दियों में आप एक ही तरह की सप्लाई करते हैं या फिर थोड़ी कम हो जाती है किसी एक में? नहीं, देखिए, जो हम डोमेस्टिक है वो हमेशा से हमारे प्रायोरिटी नंबर 1 कंज्यूमर रहे हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ की कि डोमेस्टिक की डिमांड पे ही फ़र्क पड़ता है सर्दियों और गर्मियों में, जो है कमर्शियल और इंडस्ट्री की में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी सर्दियों में वैसी ही गर्मियों में है जो है। तो डोमेस्टिक पे जब ज़रूर ज़्यादा पड़ता है और हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 वही है कंज्यूमर, तो हम उनको पहले केटर करते हैं, बाकियों को बाद में। लेकिन पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि हम कमर्शियल और जो हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं उनकी भी कमी नहीं आने देते। ये सिर्फ डोमेस्टिक के चंद इलाके ऐसे होते हैं हर जगह पे जहाँ बॉटलनेक्स हैं, उनको भी कर रहे हैं कि इस दफ़ा कम से कम रखें प्रॉब्लम को। जो ठीक हो गया आप, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो कम करें। तो फैल साहब, लेकिन कीमतों का तयन कौन करता है? जैसे होता है ना कीमतें बढ़ रही हैं और जैसे हम देखें कि होता है ना कि जो सर्दियाँ आ गई अब गैस की कीमत में इजाफा हो गया, तो ये कौन तयन करता है इस चीज़ का? नहीं, मैं ये आपका शुक्रिया कि आपने ये सवाल भी रेज किया ताकि मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में है क्लियर हो सके। जी बिल्कुल सही है, गैस की कीमतों में इजाफा कोई नहीं होता, इसका सर्दियों या गर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। एक टैरिफ है, हम अपने खर्चों के हिसाब से देखें, ये देखिए कि चाहे वो गैस इंपोर्टेड हो, लेकिन हम देखते हैं कि सर्दियों में गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है इसलिए कि वो कंजम्पशन बढ़ जाती है। देखिए, अगर आप पहले 2 स्लैब्स में रहेंगे तो पहले दोनों स्लैब्स हाईली सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो, जब उसके बाद आप उससे ट्रैवल करके 3rd स्लैब में, कुकिंग में आप हमेशा पहले 2 स्लैब में ही रहेंगे जो, जब कुकिंग से इस्तेमाल इसका गीज़र पे जाएगा और गीज़र के बाद हीटर पे जाएगा, तो फिर आप ट्रैवल करते हुए 3rd, 4th और 5th स्लैब में जाएंगे, वहाँ बिल बढ़ने ही है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने कंज्यूमर से कि अपनी कंजम्पशन को, हम ये नहीं कह रहे कि गैस इस्तेमाल ना करें, उसका ज़िया रोकें, उसका जो है ना वेस्टेज रोकें, और अगर आप गीज़र इस्तेमाल करें लेकिन गीज़र को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, उसका वेस्ट ना होने दें, इस्तेमाल करने के बाद, नहाने के बाद उसको पायलट पे करें। का वैसे हल क्या है, अब हमारे सारिफिन को बताएं ना, क्योंकि वो भी उनको बताना चाह, हम इसीलिए हम लोग मतलब रखते हैं प्रोग्राम और टॉपिक इसलिए रखा है कि सर्दियों में हम बचाया कैसे जा सकते हैं हम गैस को। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब ज़रूरत यही है कि बचाना कैसे, बचाने का तरीका ये है, कुकिंग तो जाहिर है कि हमारी जो नेचुरल ज़रूरत है गर्मियों सर्दियों तो वही रहेगी।
गीज़र का इस्तेमाल इंटेलिजेंटली होना चाहिए। उसके लिए हमने गीज़र टाइमर डिवाइस भी बनाई है, कोनिकल बैफल भी बनाए हैं, उसके ज़रिए भी उसका जो है ना इस्तेमाल बेहतर हो जाता है और नुकसान जो है ये वेस्टेज कम हो जाता है। बनाई हुई आप लोगों ने? जी, ऐप ये है, वो हमने एंड्रॉयड बेस्ड भी है और एप्पल बेस्ड भी है, मोबाइल फ़ोन ऐप्स हैं, उनके ज़रिए आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं कि लेट्स से अगर आप ये कहें कि हमारा गीज़र सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चले, शाम के वक्त 7 बजे से 8 बजे तक चले, या जो भी टाइमिंग रखना चाहें वो हो सकता है। बट अगर वो ऐप नहीं भी है और वो गीज़र टाइमर डिवाइस नहीं भी है तो आप मैनुअली भी अपने गीज़र को एडजस्ट कर सकते हैं, नहाने के बाद उसको पायलट पे कर दें। ठीक। इसी तरह से जब फिर इस्तेमाल करना हो उससे 1 घंटा पहले उसको दोबारा ले जाएं बर्नर के ऊपर। एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गीज़र का इस्तेमाल तो ज़रूर करें, हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हीटर का इस्तेमाल इसलिए बुरा है कि वो कमरे की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाता है, और आप जानती हैं कि कंज्यूमर कोई भी इंसान जो गैस के बगैर ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो हमारे लिए बहुत डैमेजिंग है। तो काइंडली ये इंश्योर करें कि हीटर का इस्तेमाल हो ही ना, और हो तो कम से कम हो, और रात को तो बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि बहुत सारे हादसात होते हैं जो। ठीक है, ये तो आपने डोमेस्टिक की बात की, घरेलू सारिफिन की बात की, कमर्शियल सारिफिन के लिए क्या कहना चाहेंगे? फूफी जी, ये लीकेज वगैरह कहीं हो रही हो, आपको पता है गैस की लीकेज हो रही हो तो स्मेल उसकी आ जाती है। कहीं भी कनेक्शन में आपको कोई लीकेज नज़र आ रही हो, महसूस हो रही हो, उसकी बू आ रही हो, फ़ौरन रिपोर्ट करें। सुई नॉर्दर्न के टोल नंबर्स हैं, आपको पता है 1199, हमारे ऑफिसेज़ हैं, कंप्लेन ऑफिसेज़ हैं, वो विंटर में 24 आवर अवेलेबल होते हैं सारे जो है, और उनमें ऑफिसर्स भी बैठते हैं रात तक जो है, तो वहाँ कंप्लेंट लिखवाएं, और वो फौरी तौर पे टीमें हमने मोबिलाइज़ की हुई हैं, वो आएंगी, उसको जो है ना रिमूव करेंगी उसकी लीकेज को। तो ये उस पर एक्टिव रहना चाहिए। एक चीज़ की तरफ मैं और इशारा करना चाहता हूँ, कंप्रेसर। कंप्रेसर एक बहुत बड़ा एक मेनस है जो कि क्रिएट हो चुका है पिछले कुछ सालों से। ये ख़तरनाक भी है, हादसात भी होते हैं, और दूसरा ये एक समाजी बुराई है। आप अगर देखें कि आप करते क्या हैं कि अपने साथ वालों का, अपने हमसायों की गैस खींच के इस्तेमाल कर लेते हैं कंप्रेसर के ज़रिए। ये तो एक जुल्म है उन लोगों के साथ जिनके साथ आप दिन रात मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, उनके हक पे डाका डालने वाली बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। लेकिन अगर कोई फिर भी बाज नहीं आता तो फिर हमसायों से है जिनकी गैस इस्तेमाल की जा रही है, वो शिकायत लगा दें, वो रिपोर्ट करें, हम एक्शन लेंगे जी। ठीक है, तो आपका जो नंबर है शिकायत जी 1199 उस पर शिकायत करें। तो आपने अगर कोई हमसायों में देखें ऐसा कोई हमसाया तो उसकी फौरन शिकायत भी लगा दें जी, जो आपका हक मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक तो हम देखते हैं कि LPG का इस्तेमाल भी बढ़ गया, लोगों ने घरों में भी LPG को यूज़ करना कर दिए, तो क्या कहना चाहेंगे LPG के बारे में? जी ठीक है, वो तो वक्त की ज़रूरत है। देखिए हमारी घरों में इस्तेमाल नुकसानदेह तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिलेंडर्स हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ कोई लो प्रेशर है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ हम सर्व नहीं कर पा रहे। हम पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पाइपलाइन अभी नहीं पहुँची है, वहाँ तो ये इस्तेमाल होता ही है। LPG का फ़ायदा ये है कि आप लकड़ियाँ नहीं जलाएंगे, कोई और नुकसान नहीं होगा, जैसे जंगलात बच जाएंगे, तो वो भी एक मुल्क की अहम ज़रूरत है। तो जहाँ हम सर्व कर सकते हैं वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ LPG चलती है। अच्छा, वैसे जो लोग कंप्रेसर लगाते हैं अगर वो पकड़े जाएं तो उनकी सज़ा भी कोई है? जी, उनको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनसे अंडरटेकिंग लेके और अच्छी तरह वादा लेके तो फिर उसके बाद दोबारा बहाल किया जाता है। जुर्माना भी आयद करते हैं? नहीं, जुर्माना नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम हम उनसे ये कहते हैं कि इसको आइंदा ना किया जाए। कुछ देखिए ना, विंटर में अगर कुछ अर्सा आपको गैस ना मिले तो ये भी एक जुर्माना है। वाकई में एक जुर्माना है। अच्छा, लेकिन अगर कुछ जैसे सारिफीन होते हैं, जैसे पहले हम देखते थे कि बिल अगर हमने मीटर लगवाना है गैस के लिए, कोई कनेक्शन नया लगाना है तो उसको बहुत ज़्यादा पहले अप्लाई करना पड़ता था और बड़ा अरसा दरकार होता था। लेकिन अब अगर किसी ने कनेक्शन नया लगवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर और कितना टाइम लगता है? देखिए देर तो अभी भी लगती है। उसकी वजह यह है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसके मुकाबले में कम है, और हमें जो हमारी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो गैस की अवेलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अभी 1 साल के लिए वो 4 लाख कनेक्शन की इजाज़त दे रहे हैं, जो जबकि हमारे पास पेंडेंसी उससे बहुत ज़्यादा है, और गैस की एप्लीकेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो आप 4 लाख के मुकाबले में 10 लाख एप्लीकेशन जमा भी करवा सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो पेंडेंसी में इजाफा तो होगा उसमें। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंडेंसी को भी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिल के कम से कम करें जी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये वैसे तो हमने बात करी ना कि गैस का इस्तेमाल कितना करना है, सर्दियों में किस तरह से करना है, लेकिन यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, एक यही कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की खिदमत करनी है हमने। पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा तो हम इंडिविजुअली भी तरक्की करेंगे, और यूथ ही चूँकि एक आने वाली नस्ल है, इन्होंने ही टेक ओवर करना है हमसे।
आज जिस सीट पे मैं बैठा हूँ वहाँ भी कल को कोई यूथ ही बैठा होगा, जो आज का यूथ है वो कल वहाँ बैठा होगा। तो मेहनत करें, ईमानदारी से अपना काम करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, तो अल्लाह ताला हमें इंडिविजुअली भी और इस मुल्क को भी तरक्की देगा। बिल्कुल, आमीन। और वैसे आप सारिफिन को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि विंटर्स हैं तो ख़ास मैसेज होगा उनके लिए? जी, एक तो जनरली थ्रू आउट द ईयर भी यही मैसेज है कि गैस के नुकसान को, उसके ज़िया को, उसके वेस्टेज को रोकें। विंटर में चूँकि ये हमारी ज़रूरत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो और भी रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें। आप अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे तो हमारे लिए एज सुई नॉर्दर्न ये आसानी होगी कि हम अपने तमाम कंज्यूमर्स को सर्व कर सकें। बस गैस का वेस्टेज रोकें प्लीज़, उसमें चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो लीकेज की शक्ल में हो या आपकी ओवर यूजेज की शक्ल में हो, उसको कम से कम करें। जी चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर तुफैल साहब आपका। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बड़ा खूबसूरत होता है और आप सभी जानते होंगे बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जाए, ख़ास तौर पर तब जब शौहर गुस्सा करे या बीवी गुस्सा करे तो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसी अहम मौजू पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। वैसे तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सबसे बड़े पाकिस्तान के सेट से ही वक्तन फ़वक्तन आपकी बातचीत रहती है। तो कासिम अली शाह साहब आपसे मुलाकात हम करवाएंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। बहुत शुक्रिया जी आपका। शाह साहब, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है यकीनन खूबसूरत होता है और इसकी अहमियत जो है वो किस तरह की है, हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा। अच्छा देखिए, कोई शक नहीं है कि पूरी सोसाइटी की जो बुनियादी इकाई है वो मियाँ बीवी के रिश्ते पे खड़ी होती है, पूरे समाज की हार्मनी उस पर खड़ी होती है, नस्ल पूरी उससे बन के मिलती है। अब जहाँ तक इस रिश्ते के कह लीजिए जो इसमें क्लैश आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश ये एक इनको मैनेज करना आर्ट है। हर बंदे में आर्ट नहीं होता। हमें लड़ने की, मर मिटने की ट्रेनिंग अच्छी मिली होती है, लेकिन तलखियां पैदा क्यों हो जाती हैं? ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ये हो नहीं सकता। मतलब मुझे तो कोई दोनों आके अगर कह दे मियाँ बीवी कि हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर तो मेडिकल चेकअप बनता है दोनों का। दोनों कैसे एक जैसे नहीं हो सकते। दोनों का मुख्तलिफ होना, बैकग्राउंड का मुख्तलिफ होना, लर्निंग मुख्तलिफ है, एक्सपोजर मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ है, ग्रूमिंग मुख्तलिफ है। ये समझ लीजिए कि वो जॉन ग्रे की बड़ी अच्छी किताब है मेंस ऑफ मार्स, वो ये किसी और खलारे की उसकी मखलूक है, किसी सियारे की, और ये किसी और सियारे की मखलूक है। तो दोनों का मुख्तलिफ सियारों की मखलूक होने की वजह से इनके मिजाजों में एक तब्दीली है। मिसाल लीजिए, औरत को अच्छा लगता है कि वो बोले, प्रॉब्लम्स बताए, मसले बताए और बहुत सी चीज़ें कह दे। जॉन ग्रे कहता है मर्द पे कोई लाजिम नहीं है कि हर चीज़ का हल बताने बैठ जाए। वो सुन ही ले, सिर्फ सुने और कहे बिल्कुल ठीक है, तो बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो फिर मसले हल हो जाते हैं। होता क्या है इस रिश्ते में, बिलखसूस मर्द हमारे हजरात बड़ी ऐसी गेंदों को खेलने की कोशिश करते हैं जिनको सिर्फ छोड़ देना चाहिए, जिसके आते बल्ला रख के ना आराम से बैठ जाना चाहिए, गेंद गुजर जाए। हम हर गेंद को जब खेलते हैं तो फिर होता क्या है कि आर्ग्यू बनते हैं, दलीलें बनती हैं। रिश्ते बहुत सी दलीलों से नहीं चल सकते, बिल्कुल। रिश्ते दरगुजर से चल सकते हैं, माफ़ी से चल सकते हैं। अगर आपके मुताबिक, और जब देखें दोनों का जो कन्फ्लिक्ट का टाइम होता है ना, उसमें दोनों का स्टेट ऑफ माइंड मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल। वो एक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि ये जो कह रही है ये किस बैकग्राउंड से कह रही है, इसके ज़िंदगी की वैल्यूज़ क्या हैं, ये चीज़ों को किस तरह समझती है, ये किस रंग की ऐनक से ज़िंदगी को देखती है। मर्द जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होता है, और वो मिसाल लेता हूँ, दोनों पूरा दिन के बाद मिले और पूरा दिन के मिलने के बाद में दोनों ने एक बड़ी अच्छी सी स्माइल दी है, दुनियादारी वाली, अस्सलाम वालेकुम की है, और उसके बाद बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक ने शुरू कर दिए, क्लास कर दी, उसने कहा जी आज ये हुआ, आज इस तरह हुआ, आज इस तरह। उसको नहीं पता कि ये जो बेचारा अल्लाह का वली बैठा हुआ है, ये भी पूरा दिन खज्जल ख्वार होके आया कहीं। उसको लग रहा है कि ये पैदा यहाँ पर हुआ था और ये आके बैठ गया बस मेरे सामने। तो ये आप उस बैकग्राउंड से वाकफियत ना होने की वजह से, उस बर्डन से वाकफियत ना होने की वजह से होता क्या कि उस सिचुएशन में जो बातचीत हो रही होती है वो बाज़ औक़ात वजाहत मांग रही होती है, और वजाहत ना होने की वजह से क्लैश सा पैदा हो जाता है। मेरा कहना ये है कि एक ही वक्त में दोनों का गुस्से में आना गलत है। तो इस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए?
उस तरफ आता हूँ मैं। अब इतनी जल्दी बता दिया मैंने, मेरा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अभी। मैंने तो देखी ना अपनी पक्की को बेचना है अगले 20-25 मिनट। हाँ, और दरमियान में मैंने आपको बताया कहाँ से कॉलें आनी है, मीरपुर से भी कॉलें। मजाक से कह रहा हूँ। अच्छा, अब ऐसा है कि हमें एक ही वक्त में अगर दोनों गुस्से में हैं तो फिर तो मुस्तकबिल तबाह हो गया सारा दोनों, फिर तो बड़ा खतरा है। उसकी रीज़न क्या है कि जब दोनों गुस्से की हालत में हैं तो गुस्सा एक मल्टीप्लाई करने वाला इमोशन है। ये ऐसा इमोशन है जो आर्ग्यू पे ज़रब खाता है, फिर एक दलील पे ये, यानी ये एंड नहीं हो सकता, ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और जब भी आप गुस्से की हालत में एक को देखते हैं और दूसरा सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर ले कि ये गुस्से की हालत में है, मुझे इस टाइम चुप कर जाना चाहिए, खामोशी इख्तियार करना, सिचुएशन बदल देना, बातचीत का मौजू बदल देना, लेकिन तरीके से इंसल्ट करके नहीं। हाँ। बड़े तरीके से। बाज़ औक़ात देखें ना, स्किन सेंसिटिव हुई हो ना, कुछ भी लगे तो वो तकलीफ देता है, पानी भी तकलीफ देता है, ऐसे ही। बाज़ औक़ात इंसान का मिजाज, खूबसूरत मिसाल दे दिया आपने। इंसान का जो मूड है ना, वो इस हालत में होता है कि वो हर चीज़ ही उसे अजीब लग रही होती है, तो वहाँ थोड़ी देर खामोशी हो सकती है, वहाँ थोड़ी देर सिचुएशन बदलना हो सकता है, वहाँ सिर्फ सुनना हो सकता है, वहाँ कोई रिस्पॉन्स देना नहीं हो सकता, वहाँ कोई रिएक्शन देना नहीं हो सकता। आप तहम्मुल के साथ उसे सुनिए, चीज़ें से थोड़ी देर के बाद बदल जाती हैं। दुनिया में कोई इमोशंस पक्का नहीं है। बिल्कुल। ये पूरी थ्योरी है। वाला बताया था ना, 12 मिनट रहता है। 12 मिनट के बाद इमोशंस ने जाना होता है। आप उसमें पानी पी लीजिए, आप नमाज पढ़ लीजिए, आप वुज़ू कर लीजिए, या ये अपनी ज़ात के लिए बता रहा हूँ। आप कोई मूवी लगा दीजिए, आप अपने इंटरेस्ट के काम को शुरू कर लीजिए, आप कोई और नया काम शुरू कर दीजिए, आप घर से थोड़ी देर के लिए निकल जाइए, आप रूम बदल लीजिए, आप कुछ भी करेंगे तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन आज टॉपिक क्योंकि हमारा है सामने वाला क्या करे, जिसके सामने गुस्सा हो रहा है वो क्या करे। तो मैं पहली टेक्निक ये बताई कि पहले तो अंडरस्टैंड करें कि ये गुस्सा है। अपने लाइफ पार्टनर के गुस्से को समझना चाहिए। हमें सबका समझ, ड्रामा में समझ आता है, देखिए जी कैरेक्टर गुस्से में है, सड़क पे पता लगता है बाबा गुस्से में है, गाड़ी लगती है कि हमसे ज्यादा गुस्से में है, हमें पता कहाँ माजरत करनी है। हमारे घर में साथ रहने वाला 8, 10, 15, 20 साल जिसके साथ जिंदगी गुजारी है, हमें समझना है ये गुस्से में है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, वैसे जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, हमारा माशरे में काफ़ी सारे लोग होते हैं ना इर्द गिर्द मियाँ बीवी के रिलेशन के, तो वो कितनी मुदाखलत उनकी होती है कि तलखियाँ पैदा हो जाती हैं इस रिश्ते में? देखिए, ये मुदाखलत रिश्ते की कमज़ोरी की अलामत है। यानी मिसाल लीजिए ना कि मेरा लाइफ पार्टनर है और मुझे उससे बात करने या समझने के लिए कोई बंदा चाहिए, ये शदीद कमज़ोरी है। कि मैं अगर समझना चाहूँ कि मेरी बीवी की जहनी हालत क्या है और मैं उसके किसी करीबी रिश्ते वाले को कॉल करूं और कहूं मुझे बताइए मैं उससे ये बात करूं या ना करूं, उसकी ज़हनी हालत क्या है, इसका मतलब मेरा रिश्ता तो बहुत कमज़ोरी की हालत में पड़ा हुआ है। रिश्ते में खूबसूरती ये है कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिन घरों में इंटरफेयर, लोग इधर उधर से इंटरफेयर करते हैं ना, तो वो फिर बड़ा काम खराब होता है। मेरे पास सैकड़ों केस हैं, कॉल्स आती हैं, दुनिया भर से कॉल्स आती हैं हमारी बहनों की और भाइयों की भी, जिसमें किसी की इंटरफेरेंस है, किसी के घर में उसकी सास की डोमिनेंसी है, किसी के घर में कैरेक्टर ऐसा पैदा हो गया है, चाचा जी, मामा जी, बाबा जी, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है और वो फैसले करता है। अब इंसानी जो माइंड है ना, ये इंसान है, वो एक सा नहीं रहता, उसमें शरारत भी आ जाती है। बिल्कुल। और ऐसा मुमकिन है कि जो जिसको आपने बड़ा सरबराह बनाया हुआ है, वो सरबराह होने के बावजूद उसमें शर हो, कोई लाजिम तो नहीं है। सो कईयों की सास ऐसी होती है। अब एक केस में मुझे बताया किसी ने, उसने कहा जी मेरी जो सास है वो ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है सफाई का, वो इतने कीड़े निकालती है, बेटे को साथ मिला लेती है, यानी उसके हस्बैंड को, और ज़िंदगी मुश्किल कर दी उसने। सो कई केसेस में जहाँ पर एंट्री अलाउ है, अच्छा एंट्री है इखलाक के लिए, खिलाएं पिलाएं, इज्जत दें, मोहब्बत दें, उनके काम कर दें, उनके काम आ जाएं। लेकिन आप अगर अपनी ज़ाती रिश्ते का स्टीयरिंग अपने बाकी रिश्तेदारों को दे देते हैं तो वहाँ रिश्ता बचना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है ये अजीब काम है फैमिली रिलेशन, जिसमें शैतान बड़ा खुश होता है रिश्ता खराब करवा के। अच्छा, वो आइडियाज ये भी शाह साहब हमने देखा है कि हम लोग एक दूसरे को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, यानी कि कोई भी बात हो गई है फ़ौरन से आपने अपने जजमेंट्स अपनी करके तो जी उसके ऊपर कोई हतमी राय कायम कर लेते हैं। तो हमें एक दूसरे को जज करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? अच्छा देखिए, बंदा कभी भी किसी के बारे में कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ये अल्लाह को पता। पहली बात वाज़ेह कर दूं, नीयत का हाल, अपनी राय कायम कर ली जाती है ना। अच्छा, राय में ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। खबर नहीं होती कि किसी एक सिचुएशन में पता नहीं क्या मजबूरी हो, किसी के क्या माइंड में चल रहा हो, किस तरह चल रहा हो, वो किस तरह से सोच रहा हो।
हर बंदे ने अपने कामों की, अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस एक वक्त से की है। और उसके पास, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, मैं यानी टीवी पे बैठ के बता रहा हूँ, मैं पेन पकड़ता हूँ ना, आज तक मैंने पेन ऐसे पकड़ा। पेन लोग ऐसे पकड़ते हैं, मैं ऐसे पकड़ता हूँ। मेरे पास इस उंगली से पकड़ने की कोई दलील नहीं है कोई दलील नहीं है। बचपन से ऐसे पकड़ा, मतलब मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं। मेरा कहना ये है, ये जिस तरह एक आदत बताई, इस तरह बड़े लोगों की बड़ी आदतें वो दलील के साथ नहीं होती। दलील नहीं होती। मेरी एक फैमिली में बच्चा है, वो पंजों से चलता है, आदत है उसको, बस ये नहीं गलत चलता है। हाँ। बड़ा हो गया, जवान माशाल्लाह, बालिग हो गया, सही। वो बच्चा पंजों पे चलता है ऐसे, पूरा पाँव नहीं लगाता, आदत है। ठीक है जी, इंसान के पास बड़ी चीज़ों की दलील नहीं होती, बस होती हैं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमें मिली होती हैं। किसी का मुख्तलिफ होना कबूल कीजिए, आपके मुताबिक ही 100% दुनिया हो जाए तो ये जन्नत ना हो जाए। जन्नत में सारा कुछ होगा ना। बिल्कुल। इस जिंदगी में कुछ चीज़ें आपके मुताबिक हैं, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं है। और इस जिंदगी का हुस्न ये है कि कुछ चीज़ें आपसे मुख्तलिफ हैं। ये मुख्तलिफ होना खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल। ये मुख्तलिफ होना जानने पे मजबूर करता है। हुस्न क्या रिश्ते का होता है कि आप किसी को जानते जानते जिंदगी गुजार दें, बड़ा कुछ जाना भी हो लेकिन उसके रुख इतने हो, मजीद जाने, आप मजीद जाने, मुख्तलिफ सिचुएशंस पे जाने, अच्छा, हमारे मुख्तलिफ इश्यूज पे जाने। शाह साहब, खवातीन के ये भी शिकवे शिकायतें होती हैं कि भाई वक्त नहीं देते हैं, तो बेशक उन्हें शॉपिंग पे जाना हो, कहीं इधर उधर जाना आना हो, तो इस पर क्या कहेंगे? वो वक्त ना देने की शिकायत यहाँ से शुरू होती है, तो फिर थोड़ी नाराज़गियाँ हो जाती हैं ज़्यादा भी। आप कह रही हैं कि कोई गिला करता है वक्त नहीं देते। मैं ऐसे कई मुश्तंडों को जानता हूँ जिनकी बीवियाँ कहती हैं जी ये काम नहीं कर दे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई घर बैठ के सिर्फ पूरा दिन 92 देखता रहता है, मर्द होके काम नहीं करता, बीवी को काम करना पड़ता है। कहीं वेले नखट्टू बैठे हुए इस दुनिया में। वैसे खवातीन भी छोटी छोटी बातों को, इन्हीं छोटे छोटे इमोशंस को अपने फिर सर पे सवार भी कर लेती हैं। मेरा ख्याल है हमें इग्नोर करना चाहिए और वेलकम करना सीखना चाहिए, अच्छे अंदाज से किसी को बिठाना चाहिए। लेकिन वैसे फिर शौहर का भी ये काम है ना कि ऑफिस की टेंशंस को ऑफिस में रख के आए। देखिए हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं भी होता। होना तो आइडियल ये है, आइडियल वैसे ये घर के अंदर एंटर होते घर के बाहर की दुनिया बाहर चली जाए। लेकिन ये बड़ा मजबूत असाब का मालिक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पूरे दिन की फटीक आपके शाम को चेहरे पे, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे दिखती है, तो वो फिर वो थकावट या सो के पूरी होनी है, या बंदा चुप कर जाएगा, या कोई एंटरटेनमेंट की तरफ चला जाएगा, कोई मोबाइल पकड़ लेगा। वैसे खवातीन जब ना वो चुप कर जाती हैं तब भी शौहर को होता है कि भाई, पहले तो वैसे बोलती रहती है, हर टाइम वो चुप काम ही करती हैं, लेकिन जब चुप कर जाती है तो शौहर को भी होता है कि यार ये चुप क्यों कर गई है अब। ये भी बड़ी एक ना होती है कि रिश्ते की खूबसूरती है ना। वैसे मुख्तलिफ जगह सिचुएशंस हैं। मैं ये समझना, मुझे कहना है आज ज़रूर है कि खुदारा अपने लाइफ पार्टनर को समझिए ज़रूर। उसका एक पूरा माइंडसेट है, उसका एक पूरा एक पर्सनैलिटी है, उसके पैराडाइम्स हैं, उसकी स्विंग्स आती हैं। इंसान एक जैसा नहीं रह सकता, बदलता है, मूड बदलते हैं, रवैया बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, तकलीफ़ में कभी होता है, खुशी में कभी होता है। तो आप जब तक किसी को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उसके साथ बड़ा गहरा अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। शाह साहब, वैसे इस तरह से होता है ना कि कहते हैं कि जी अगर औरत चुप कर जाए, क्योंकि सुपीरियरिटी भी आज थी ना यहाँ पे मर्द की, तो फिर कहते हैं औरत चुप कर जाए तो मामला जो है रफा दफा हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा मतलब ठीक है आजकल जो है औरतें किसी भी सिचुएशन तो ठीक हो जाए, किसी भी सिचुएशन में दोनों में से एक को कभी खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए। ज़्यादा औरत जब भी आप बात के जवाब में बात है ना, बात के जवाब में बात, दलील के जवाब में दलील है, ऐसा रिश्ता बड़े खतरे में चला जाता है। अच्छा, रेशो बता देना, औरतों कितने परसेंट और आदमी नहीं, सिचुएशंस है। कभी किसी सिचुएशन में मर्द को, कभी किसी सिचुएशन में औरत को। ये सिचुएशन टू सिचुएशन बदलता है। सिचुएशन के साथ हमें समझना चाहिए। ठीक हो गया। वैसे हमारे जो मर्द हजरात हमारे सोसाइटी में हैं, ये ऐसी कौन सी थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं जिनसे जो ये रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता होता है उसमें तलखियाँ पैदा हो जाती हैं? कई चीज़ें हैं जी। मैं मतलब तजुर्बा, ऑब्जर्वेशन, काउंसलिंग जो मेरा मुशाहिदा है, मैं उसकी बुनियाद पे कुछ छोटी छोटी टिप्स दे देता हूँ। उसमें पहली टिप ये है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी के कमज़ोर पहलुओं को उसका पोस्टर और उसकी शोफ बना के घर में ना दिखाएं। वजह क्या है? देखिए, रिश्ता होता है आप स्ट्रेंथ दिखाने का, मजबूती दिखाने का। आप जब उस कमज़ोरियों को दिखाते हैं तो किसी वक्त में
वो मैनिपुलेट हो जाती है, उनके मीनिंग बदल जाते हैं और मुमकिन है वो रिश्ते की कमज़ोरी का सबब बने। आपका इंप्रेशन चेंज हो सकता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, बंदा शोखे पुने में ना बंदा कोई बात कह देता है, और ये ज़्यादातर शादी के शुरू के अयाम में होता है। बंदे का एक्सपोजर नहीं होता, बंदा कई बातें कह देता है। आप अपने माजी को माजी कर दें, उस माजी को काटें, आपका मुस्तकबिल तभी अच्छा होगा। जब आप माजी को साथ लेके फिरते हैं, उसको इश्तिहार बनाते हैं, उसको जगह जगह दिखाते हैं, उसके तज़किरे करते हैं, तो फिर बड़ा काम ख़राब हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रख लीजिए, ये रिश्ता लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे की तरह, इस पे स्पीड एक जैसी नहीं रखी जा सकती, इसमें कलर का हार आ जाता है, जहाँ स्पीड कम करनी पड़ती है, कलर का हार जहाँ पर हम मुड़ जाते हैं हम लोग भी हमें स्लो करना पड़ता है, जहाँ पर तेज रफ्तारी खतरे का बायस होती है, जहाँ पर गाड़ी को बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। इस रिश्ते में कहीं रुक के आपको ट्यूनिंग भी करवानी पड़ती है, अपने टायर भी चेक करवाने पड़ते हैं, कहीं स्टे करके चाय भी पीनी पड़ती है, कहीं वॉशरूम जाना पड़ता है, और करते कराते आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। इस रिश्ते पे आप कहें जी हर दिन प्यार भरा दिन होगा, फिल्मों में होगा, सिर्फ जिंदगी में नहीं होता। इस फिल्मों में वैसे होता है, सेंटर में आगे थोड़ा होती है, यानी वो बड़ा एंड दिखा देते हैं ना कि एंड होता है जी शादी हो गई और वो दोनों जा रहे हैं। पुरानी फिल्में ऐसे एंड होती थी, लेकिन मेरा मानना है लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है। चलिए स्मूथ लाइफ को कैसे बनाया जाए, ये जरा व्यूअर्स को टिप्स दे दें फिर। अब एक तो बताया मैंने, दूसरा बताया आपको कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जिंदगी स्मूथ नहीं चलती। ये एक्सेप्ट करना गैर यकीनी हालात को आसान बना देता है। जहाज उड़ता है ना और थोड़ी सी टर्बुलेंस आए तो टर्बुलेंस पे पायलट या एयर होस्टेस वो अनाउंस करती हैं, वो कहते हैं ये टर्बुलेंस है, अपनी बेल्टें बांध लें। लेकिन जहाज उड़ाने वालों के लिए ये गैर मुतवक्का नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं है। आपको अपने रिश्ते के जो ऊंच नीच आती है उसमें याद रखना चाहिए गैर मुतवक्का नहीं है, ये होता है। हाँ। ये हर अच्छे रिश्ते में कहीं ना कहीं कभी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कहीं ना कहीं कभी थोड़ी कमजोरी आ जाती है, कहीं ना कहीं कभी टाइम क्वालिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तीसरी बात याद रखिए, कभी किसी को इजाज़त ना दीजिए इसमें शामिल होने की। जब भी आप परमिशन देते हैं आपका रिश्ता ख़राब होगा। चौथी बात ये है, ये रिश्ता कुर्बानियों का रिश्ता है, इसमें जब तक सेक्रीफाइस नहीं किया, अच्छा उन कुर्बानियों को गिने भी ना। ये जो गिनना है ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या 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 किया, पता नहीं उस बेचारे ने भी बड़ा कुछ किया होता है। हमें लग रहा होता है कि जी बस मैंने किया है, तुम्हें क्या पता मैंने क्या कर, माँ का घर छोड़ के मैं आई हूँ। अच्छा उस बेचारे ने भी ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ छोड़ा है। ये आप अल्टीमेट हुस्न क्या है, कुर्बानी है, और वो कुर्बानी छुपी हुई हूँ। कुर्बानी वो होती है जो कभी याद करके कोई रो रहा हो कि यार क्या कुर्बानी थी, कितना बड़ा इंसान था। कुर्बानी तज़किरा करने से, बताने से, एहसान जतलाने से छोटी हो जाती हैं। और बार बार जब भी आप याद करें कि मैंने ये एहसान किया ना, रिश्ता कमज़ोर होगा, फिर रिश्ता कमज़ोर। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी ज़िंदगी में रिश्ते के कमज़ोर पहलुओं को अपनी ज़ात की इको ना बनाएं। इको था बाज़गश्त, गूंजते रहना। लोग ईगो बना देते हैं ना किसी चीज़ को। एक है ईगो, एक है इको। बाज़गश्त, गूंजना, अपने अंदर की गूंज। हम अपने साथ ही बैठ के कहते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं। आपकी जिंदगी का कितना कुछ अच्छा है, बिल्कुल कितना कुछ अच्छा है। आप जाके दुनिया को देखिए, कितने कितने मसलों में लोग रिश्ते चला रहे हैं। यकीन करें, मैंने देखा कई हमारी बहनें वो इतना काम करती हैं, मजदूर नहीं सोच सकता, वो कमा के लाती हैं तो घर चलता है। किसी रिश्ते में ऐसी कुर्बानी होती है हम सोच नहीं सकते। मैं कई ऐसी बीवियों को जानता हूं जो पूरा पूरा खानदान संभालती हैं, सबके लिए पका के घर से निकलती हैं। कहीं ऐसे मैंने केस में देखा जिसमें बीमार सास को कब से कोई मेरी बहन संभाल रही है। जब हम अपने रिश्ते की सिर्फ 2-4 कमजोर पहलुओं को देखते हैं, रिश्ता मजीद कमजोर हो जाता है। ये माइंड का कोई माइंड नहीं है, इसे मनफी दिखाएंगे इसे लगेगा सब कुछ मनफी है, इसे मुस्बत दिखाएंगे जिंदगी में अच्छा क्या क्या है, कितना कुछ अच्छा है, वो याद करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छा याद करेंगे, रिश्ते में खूबसूरती आएगी। बुरा याद करेंगे, आप और आपके बड़ी, आपके हस्बैंड के दरमियान में एक खतरनाक चीज़, वो नेगेटिविटी आ जाएगी, रिश्ते को ख़राब कर देगी। शाह साहब, वैसे ख़वातीन में ख़ास तौर पर ये पहलू होता है कि उनमें शक की बड़ी ज़्यादा बीमारी आप कह लें कि होती है कि वो शक करती हैं अपने शौहर पर, और फिर वो जो शक होता है वो फिर दूसरी ख़वातीन से वो शेयर भी करती हैं। तो आप ऐसी ख़वातीन को क्या मैसेज देंगे, क्या क्यों उन्हें शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस बारे में? अच्छा, शेयर करने के मैं ज़्यादा हक में इसलिए नहीं हूँ कि क्या पता अगला मैनिपुलेट करे, बढ़ा दे। बाज़ लोग शक को बढ़ा देते हैं। अच्छा, शक का होना किसी हद तक नॉर्मल है, किसी हद तक। अगर ये ऑब्सेसिव कंपल्शन नहीं बना, ये डिसऑर्डर की शक्ल नहीं इख्तियार किया, क्यों? ये हुस्न है कि ये मेरा है, ये हुस्न है कि मेरा इस पे मान है,
ये हुसन है छिन ना जाए, ये हुसन है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, ये है कि कोई और इस रिश्ते को ख़राब ना कर दे, ये नॉर्मल है। ये थोड़ा सा पोजेसिव होना, थोड़ा सा मान होना, ये रिश्ते का हुसन है और ये होना चाहिए। लेकिन ये बीमारी की हद तक नहीं होना चाहिए कि ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं या माइंड सपोजिशन की, अपने जहनी तखय्युल की बुनियाद पे आप फैसले करने लगे, या अपनी पर्सनल दूसरों से शेयर ना करें। ऑन ग्राउंड कम से कम जान लेना चाहिए हकायक क्या है। चले जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त टिप्स दिए हमारे, जो ख़ास तौर पर अभी शादियों का क्योंकि सीज़न है और शादियां हो रही हैं, तो ऐसे मौके पर जो न्यूली कपल है ना, उनके लिए टिप्स बड़े ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आप उन टिप्स के ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। हमें लेना है यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और अहम मौजू है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। बात से कोई इनकारी नहीं है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। हुकूमत खेल के वीरान मैदानों को फिर से आबाद करने में कितनी संजीदा है और मुस्तकबिल के बीमारों के लिए क्या कोई काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। पंजाब के वज़ीर खेल हैं और राय तैमूर ख़ान, इसके अलावा इनके पास और भी वजारतें हैं, टूरिज़म, यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स के अलावा इनके पास और भी वजारतें। इनसे बातचीत करेंगे और एक और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाते चलें। ओलंपियन है रेहान भट्ट, और इन सभी इनको तो आप जानते ही होंगे, और इनकी जीत जो है वो भी हमारे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फ़ख्र का बायस है। लेकिन इस सबसे पहले हम कराची और फैसलाबाद का रुख करेंगे, वहाँ पर अपने रिपोर्टर से बात करेंगे खेल के मैदानों की सूरत हाल कैसी है। तो सबसे पहले कराची चलते हैं और खज़र आज़म से बात करते हैं। खज़र, बताइएगा कराची में खेल के मैदानों की क्या सूरत हाल है और हुकूमत जो है कितनी संजीदा है उनको लेकर? जी बिल्कुल, अगर कराची में खेलों के मैदान की बात करें तो वही सूरत हाल है जो सियासी बुनियाद पर कराची की सूरत हाल है। कराची में इस वक्त जो है वो तकरीबन समझें कि 2 से 2,500 हज़ार के करीब जो मुख्तलिफ ग्राउंड हैं वो मुख्तलिफ लोगों के पास हैं। अगर हम विफाक के पास यानी PSB के पास एक ग्राउंड है, PCB के पास एक ग्राउंड है, KCCA जो कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन उसके पास 6 ग्राउंड है, महकमा खेल सिंध के पास 6 ग्राउंड। जो ज़्यादातर मैदानों की तादाद है वो जो शहरी हुकूमत है उसके नीचे जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके पास है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक ग्राउंड में मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन अम्मार खान दिखाएंगे। ये संगम ग्राउंड कराची है और इस ग्राउंड का मैंने इसलिए किया है कि यहाँ से जावेद मियादाद, सलीम यूसुफ और इसके अलावा शाहिद खान आफरीदी, असद शफीक, साबिका कप्तान सरफराज अहमद, इसके अलावा मोइन खान, राशिद लतीफ़, न सिर्फ ये कराची बेस बल्कि कराची से बाहर के क्रिकेटर अजहर महमूद, अब्दुल रज़्ज़ाक और दीगर क्रिकेटर्स भी इस ग्राउंड में खेलते रहे। थोड़ा मैं आपको इस ग्राउंड का अहवाल दिखा दूं कि मामला कुछ यूं है कि यहाँ पर कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कहीं बेकार गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और ये देखें एक शख्स इस वक्त सुबह के औकात में जो है वो बहरहाल चीलों को गोश्त खिला रहे हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ग्राउंड की यह है कि फ्लड लाइट्स बहुत पहले लगाई गई थी मगर अब जो है वो किसी काम की नहीं है। अब मैं बताता हूँ कराची में हुकूमत कितनी संजीदा है। कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब है और खेल के मैदानों की सूरत हाल पर यहाँ पर मामला यह है कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, शहरी हुकूमत MQM की है और विफाकी हुकूमत PTI की है। मगर तीनों जमातों को इस शहर से वोट पड़ा हुआ है। जिस हलके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये गढ़ हुआ करता था माजी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का। बहरहाल पहली बार MQM यहाँ से हारी है, मगर शहरी हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो MQM के पास हैं। इस ग्राउंड के हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूं, आपको पूरे कराची का मसला समझ में आ जाएगा। इस ग्राउंड के हवाले से एक लड़ाई चल रही है तहरीक इंसाफ के MP और शहरी हुकूमत के दरमियान, और वो लड़ाई ग्राउंड की बेहतरी के लिए नहीं चल रही, वो लड़ाई इसलिए चल रही है कि इस ग्राउंड में बाजार कौन लगाएगा। तो कमाते सब हैं मगर लगाता कोई नहीं है। और ये सूरत हाल है कराची की। बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे इस बात की हैरत होती है कि हम क्योंकि स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट, कौमी इवेंट कवर करते हैं, कभी ये होता है कि अभी एक कायदे आज़म ट्रॉफी का एक मैच है जो कि एबटाबाद में शदीद सर्दी के बाद कराची मुंतकिल हुआ। पंजाब से मुख्तलिफ मैचेस जो है धुंध के बाद कराची मुंतकिल होते हैं, तब भी इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया, विफाकी इंतज़ामिया
सब वादे करते हैं मगर कराची वालों से कोई वादे में वफा जो है अभी तक हो नहीं रहा। ग्राउंड की सूरत हाल। खैजर आजम साथ ही रहिएगा, फैसलाबाद में चलते हैं, शहनाज महमूद से जानते हैं कि फैसलाबाद में खेल के मैदानों की क्या सूरत हाल है। शहनाज बताइएगा कितनी तादाद में फैसलाबाद में खेल के मैदान है और उनकी हालत ज़ार कैसी है? जी बिल्कुल, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। शायद फैसलाबाद की ज़िलाई इंतज़ामिया इसी मुहावरे पे चल रही है कि फैसलाबाद के खिलाड़ियों को, फैसलाबाद के नौजवानों को, फैसलाबाद की लड़कियों को खेलों जैसी, खेल के मैदानों जैसी कोई भी सहूलत मुयस्सर ही नहीं है। आप कितनों की बात कर रही हैं कि कितने मैदान हैं जनाब, यहाँ पे तो नाम के सिर्फ इक्का या दुक्का मैदान है। एक ऐसे ही खेल के मैदान में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, शेखुपुरा रोड पर वाक़या क्रेसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है साथ में और स्कूल है, उसकी ये ग्राउंड है जो एक अकलौता मुझे ढूंढने से मिला है। एक और मशहूर यहाँ का बोड़ा वाली ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे आम नौजवानों की, आम खिलाड़ियों की, आम शहरियों के एक्सेस नहीं है, वहाँ सिर्फ क्लब के खिलाड़ी खेलते हैं। तो आ जाके पार्क्स बचते थे, शहर के 200-250 के करीब जो पार्क्स हैं, पहले वहाँ पे ही नौजवान खेल लिया करते थे, लेकिन पार्क्स वाले जो है PH इंतज़ामिया है वहाँ पे खेलने नहीं देती, क्योंकि वह कहते हैं कि पार्क्स जो है डैमेज हो जाते हैं, नौजवान वहाँ से निकाले जाते हैं। तो उनके पास दूसरी ऑप्शन थी कि जो स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की ग्राउंड हुआ करती थी, सेकंड टाइम में पढ़ाई के बाद, छुट्टी होने के बाद नौजवानों के लिए बड़ा आसरा होता था कि आओ खेलने चलते हैं, बल्ले उठा के, फुटबॉल उठा के ग्राउंड्स में आ जाया करते थे। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से स्कूल वाले यानी महकमा तालीम वाले भी उनको नहीं खेलने देते, नौजवान वहाँ से भी दुत्कारे जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। आ जाके उनके पास आसरा बचता है कि वो सड़कों पर खेलते हैं, और जब सड़कों पर खेलते हैं तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और इसके वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। फैसलाबाद में भी अगर हम बात करें कि हुकूमत ने क्या किया, पिछले दौर हुकूमत की बात करें तो खेल के साथ जो है खिलवाड़ी होता रहा है। फैसलाबाद की 2 मशहूर नामजद ग्राउंड जिनके साथ सियासत खेली गई, क्योंकि पहाड़ी वाली ग्राउंड और रेड्डी ग्राउंड वो बाकायदा जो है खेल के मैदान थे, लेकिन वहाँ पे नून लीग की हुकूमत ने सियासत करते हुए उनको पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया और खिलाड़ियों के लिए दाखिला बंद कर दिया। अब हुकूमत जो है कप्तान की आई है, तो खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि खेलों के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसे फैसलाबाद में नामजद खेलों के कोई भी मैदान नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान जो है बाहर नहीं निकलते हैं। बच्चे जो है उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, मोबाइल पे सारा दिन लगे रहते हैं और मनफी सरगर्मी है। और इसी मसले पर आज हम बात करेंगे और इसका मकसद भी यही था कि हम हाईलाइट करें और इन खेल के जो मैदान वीरान है इनको हम दोबारा से बहाल करें और इनमें जो नौजवान है खेल सकें। बहुत शुक्रिया शहनाज आपका भी और खैजर आजम आपका भी। तैमूर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी तो वैसे ही नौजवानों की पार्टी कहा जाता है, उससे नौजवानों की फेवरेट है, वोट आपको दिया उन्होंने, तो नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं खेल के मैदानों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह आप कह रही हैं कि नौजवानों की जमात है और इतनी तादाद में नौजवानों ने वोट भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह इन रिस्पॉन्स हमारी हुकूमत भी नौजवानों के लिए उनके तफरीही खेल के मौक़े पैदा करने के लिए, उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए इसी तरह कोशां भी है। एक्चुअली हमें जब हमने अपनी पंजाब हुकूमत में हम आए और हमने संभाली, हमें 200 से ज़्यादा स्कीम्स थी जो विरसे में मिली, जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी। तो हमारा जो पिछला बजट था 2018-19 का, उस पूरे बजट में हमने कोई नई स्कीम नहीं डाली, हमने पुरानी स्कीम्स को फीड किया। जैसा कि यहाँ पे पहले हुकूमती पार्टी का ये रिवाज चल रहा है कि पिछली आने जो गवर्नमेंट आपकी है उसके सारे काम रोक दो और अपने नए काम शुरू करो, लेकिन हमने उसको ऐसे नहीं किया, हमने उन सारे कंटिन्यू किया। अब इस वक्त हमारे 200 के करीब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें 16,000 मिलियन हमने जो इस साल में मुख्तस किया, और इंशाल्लाह ताला इस मालियाती साल के आखिर में उनमें 100 से ज़्यादा कंप्लीट भी हो जाएंगे। और एक्चुअली होता ये रहा है पिछली हुकूमत में कि जो ग्राउंड्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मुनसिफाना नहीं हुई। जहाँ पे अगर आपका कोई सियासी जीता हुआ है, वो आपसे मांगता है कि जी मुझे यहाँ पे ग्राउंड चाहिए, मुझे 2 चाहिए, 4 चाहिए, तो आप उसको ऑब्लाइज करने के लिए उतने दे देते हो, जिस वजह से जो मेन जगह थी, जो शहर थे जहाँ पे लोग ज़्यादा खेलने के लिए बच्चे निकलते थे, वहाँ पे नहीं जा सका, और जहाँ जहाँ पे उनके लोग जीते हुए थे वहाँ पे सारा वो चंक चला गया।
तो उसको ख़त्म करने के लिए अब हमने इस तरह किया कि हमने जब आते साथ देखा तो हमारी 61 तहसीलें थीं पूरे पंजाब में जहाँ पे सिरे से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था, तहसील हेडक्वार्टर पर। तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया। अब इस ADP में हमने उसमें से 34 जो हैं उनको सेलेक्ट किया। 61 में से 34? 61 में से 34 को पहले साल में सेलेक्ट कर लिया है और इसी पूरे साल में उनको फुली फंडेड किया हमने। ठीक, वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह जो बाकी 30 के करीब रह जाएंगी वो अगले साल में, और हमारे पूरे पंजाब के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स पे तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट है उससे अगले साल में हम फिर टच करेंगे यूनियन काउंसिल लेवल को। पूरे पंजाब में तमाम यूनियन काउंसिल्स में, हर यूनियन काउंसिल लेवल में हम ग्राउंड लेके जाएंगे। जितने ज़्यादा ग्राउंड्स होंगे उतना बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से हमारे बच्चे खेलना चाहते हैं या खेल को पसंद करते हैं, और नेचुरली हमारे रीजन की बॉडी भी इस तरह की बिल्टअप है कि वो खेल की तरफ बड़े अच्छे मस्कुलर बच्चे होते हैं, लेकिन ग्राउंड्स ना होने की वजह से वो खेल नहीं पाते। तो हमारा ये फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो खेलों के मैदान हैं उनका जाल बिछाएं और पंजाब के हर कोने में यूनियन काउंसिल लेवल तक उनको लेके जाएं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकें और पॉजिटिविटी। वैसे देखा जाए तो पंजाब जो है वो एक बड़ा सूबा है, और कहने को यहाँ पर मतलब वैसे 61 तहसीलें कहा जा रहा है जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। अब 34 जो है उनको सेलेक्ट कर लिया। रेहान, खिलाड़ियों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने कितना ज़रूरी है, और उनको खिलाड़ियों को ख़ास तौर पर खेल की तरफ लेके आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो देखते हैं मुस्तकबिल हमारे बाकी खिलाड़ियों का तो वो परेशान हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो प्लेयर है अगर वो ज़हनी तौर पे टेंशन में है तो वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसके लिए आपको उसकी जॉब होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। मैं शुरू से एक ही बात करता आ रहा हूँ कि क्योंकि हर गेम में 16, 11 या इंडिविजुअल में आप लगा लें 2 या 4 टोटल, अगर आप सारी गेमों के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान कलर होल्डर्स जो हैं वो मेरे ख्याल 100 सवा 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको उन 100 सवा 100 को भी अकोमोडेट नहीं कर सकती तो मेरे ख्याल से तो फिर कोई भी इंसेंटिव नहीं है प्लेयर्स के लिए। दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं आजकल, जैसे अभी ग्राउंड्स की बात हो रही थी, बिल्कुल ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास, खेलने के लिए नहीं है, मौके नहीं है यंगस्टर्स के लिए, जिसकी वजह से यंगस्टर्स जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। खेल के मैदान के बजाय वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। मैं अगर अपने बेटे की बात करूं, वो हॉकी खेलता है लेकिन ज़्यादा वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, फ़ोन पे, पबजी गेम्स के ऊपर। तो मैं उसको, पबजी गेम वैसे सब बच्चों को ले बैठी है। हाँ, तो ये एक फैक्टर आ रहा है, लेकिन इसकी वजह एक ये भी है कि हम लोगों ने जो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो हम प्लेयर्स हैं, जितने भी खुद मुख्तार अदारे हैं जिनके हुक्मरान हैं, जैसे अभी सोसाइटीज़ बनती हैं, पहले जो भी सोसाइटीज़ बनती थी उसमें ग्राउंड्स अलॉट होती थी और ग्राउंड्स हर ब्लॉक के साथ कोई ना कोई ग्राउंड होता था। लेकिन अब वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि जो भी नई सोसाइटी बनती है उसमें कोई फुटबॉल, कोई हॉकी, कोई क्रिकेट की ग्राउंड नहीं बनती, सब प्लॉटिंग होती है, यहाँ एक छोटा सा पार्क बना देते हैं, जिसकी वजह से वो यंगस्टर्स ग्राउंड में भी नहीं जा सकते। दूसरी बात, अभी हमारा नेशनल स्टेडियम हमारा हॉकी का, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो, और जब कोई फॉरेनर्स आते हैं, जो बाहर की टीमें आती हैं, वो स्टेडियम देख के परेशान होती है, लेकिन वो ग्राउंड जो है वहाँ पे लगा हुआ उसका, वो अभी भी जो है इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नहीं है, उसमें हम कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेल सकते। अगर FIH से कोई देखने आएगा तो हम नहीं खेल सकते। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इंटरनेशनली जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान में आए, वो खेलें, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको पता लगे जो गेम्स हमारे मुल्क में आके फॉरेनर्स खेल रहे हैं तो अट्रैक्शन पैदा होती है, प्लेयर खेलता है। अभी आप कोई वर्ल्ड कप क्रिकेट का टीवी पे आ रहा हो अगर, तो यंगस्टर्स सारे क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे देख देख के। इसी तरह अगर हॉकी का वर्ल्ड कप टीवी पे आ रहा हो तो सब यंगस्टर्स हॉकी पकड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम इसके ऊपर नहीं सोचेंगे कि हमने कैसे अपनी स्पोर्ट्स को वापस लेके आना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वो इसी वाकई कुछ नहीं हो सकता तब तक। हाँ, जब तक हम लोग अब फॉरेनर्स को, और फॉरेनर्स आना चाहते हैं, कोई भी नहीं है कि फॉरेनर नहीं आता। मैं आप आज हॉकी की लीग अनाउंस करें, मैं गारंटी लेता हूँ कि 50 से ज्यादा फॉरेनर प्लेयर्स इधर पाकिस्तान में आके खेलेंगे, लेकिन लीग करवाएगा कौन? लीग करवाएंगे ये लोग, और फंड्स देंगे हमें ये लोग। साहब से कौन करवाएगा, कैसे करानी है आपने? राय तैमूर साहब, वैसे उन्होंने, जैसा रेहान
रेहान ने कहा है कि जी इंटरनेशनल लेवल पर मतलब हमारे इस तरह के स्टेडियम्स नहीं है या ग्राउंड्स की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इंटरनेशनली हम लोग वहाँ पर प्लेयर्स लेके आए और उनको खिलाएं। तो ऐसी क्या वजह है कि ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनको इस तरह से क्यों नहीं उनकी मतलब टेक केयर क्यों नहीं की जाती, उनको इस तरह से क्यों नहीं बनाया जाता कि वो इंटरनेशनल लोग वहाँ पर आके खेलें? मैं गुजारिश करता हूँ, जैसा रेहान साहब फरमा रहे हैं, वाकई जो हमारा नेशनल हॉकी स्टेडियम है बड़ा ही एक उसकी हिस्ट्री है और बड़ा प्रेस्टिजियस स्टेडियम है कि वहाँ पे वर्ल्ड कप खेला गया और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी और बड़ा अच्छा बना हुआ है वो। अब उसकी हालत इतनी बेहतर नहीं है उसके ट्रफ की, क्योंकि बहुत पुराना लगा हुआ है। वो भी हमारे प्लान में है कि आने वाले साल में हम उसकी ट्रफ को भी रिप्लेस करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें इतना ज़्यादा बर्डन मिला ऑन गोइंग स्कीम्स का, आखिरी साल में इन्होंने इतनी ज़्यादा वो ग्राउंड्स बांटी। अब हम उनको वो छोटे दिल का मुजाहरा करते हुए रोकना नहीं चाहते थे, तो हमने उनको फीड किया, क्योंकि वो आवाम के टैक्स का पैसा उधर लगा हुआ है। अगर आप उसको रोकेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है उसमें इजाफा होता जाएगा और जो पैसा लगा हुआ है वो ज़ाया होता जाएगा। कितना ही अच्छा हो कि शजर जो है वो आपके हाथ से लगे और जो खेल के मैदान है, जिस तरह से आपने स्पोर्ट्स स्कूल का एक बताया है कि इस तरह के काम जो है वो आपके हाथ से ही हो जाए और आपके टेन्योर में ही हो जाए। इंशाल्लाह ताला ये होंगे और आप देखेंगे और ये पूरा एक गेम चेंजर के तौर पे सामने आएंगे। अभी पिछले ही दिनों हमने एक इनिशिएटिव लिया, उसको हमने पायलट किया लाहौर डिस्ट्रिक्ट से। तो हमने लाहौर शहर के 228 स्कूल्स सरकारी और प्राइवेट में ला के उनको हमने इनवाइट किया कि आप आएँ और हम आपका स्कूल स्पोर्ट्स गाला करवाना चाहते हैं, जस्ट कि वो एक अवेयरनेस पैदा हो बच्चों में और उनको ये फील हो कि हम सरकारी जगह पे जाके खेलेंगे और हमें सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमें अप्रिसिएशन लेटर मिलेंगे। तो यू विल नॉट बिलीव कि जस्ट इन अ वीक वी गॉट 14,000 एथलीट्स रजिस्टर्ड। 14,000 बच्चे लाहौर से आए, उन्होंने रजिस्टर्ड किया और फिर हमने वो गेम्स करवाई सारी, और उसमें हमने स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी एक चंक रखा, उनके लिए भी गेम्स रखी। तो वो एक इतना अच्छा और हौसला अफजा था हमारे लिए कि वो हमारा पायलट था और अब हम उसको पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में करने जा रहे हैं। कि जो हमारे काम करने जा रहे हैं आप लोग, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होंगे वो तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को मिला के वो करेंगे। और मज़े की बात है कि वो जो हमने इवेंट किया उसमें हमने हुकूमत का पैसा नहीं लगने दिया। इट वॉज टोटली स्पॉन्सर्ड, मतलब स्पॉन्सर का पैसा आ रहा है, स्कूल्स आके खेल रहे हैं और आप मतलब एक अंदर फैसिलिटेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं बस उन चीज़ों को। तो वो हमारा पायलट था और इसको हम पूरे पंजाब में लेके जाएंगे। और जिस तरह रेहान साहब पहले कह रहे थे, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे वेटरन्स हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, तमाम शोबाजात में, जिस शोबे में भी आपके पाकिस्तानी अच्छा काम करते हैं या आपके पाकिस्तान के झंडे को आगे लेके चलते हैं, उनको ऐसा करना चाहिए। हम अपनी ये जो पॉलिसी है इसमें एक वेटरन्स फ़ंड भी बना रहे हैं कि जो हमारे पुराने वेटरन्स हैं उनके लिए फंड्स भी आप उनको भी हम देंगे। और दूसरा, जब से मैं आया हूँ अपने इस पोर्टफोलियो पे, तो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो एशियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे कोई भी डिस्टिंक्शन लेके आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज़रूर अपने पास बुलाऊं या उनको जाके मिलूं, या मतलब वो पैसों को नहीं मैं गिनता कि वो हाँ थोड़े या ज़्यादा कि जस्ट उनको पैट्रनाइज करें या आप उनको बताएं कि हम आपके साथ करें। वैसे काम तो आपने बड़े अच्छे से बताया, प्रोजेक्ट्स भी आप शुरू करें, लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं मुस्तकबिल में हॉकी लीग्स की पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, और सिर्फ हॉकी लीग की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो अगले चंद दिनों में हम प्रेसिडेंट को, हॉकी तो क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल है, प्रेसिडेंट को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। उन्होंने मांगी और वो बड़े खुश, उन्होंने कहा यार मुझे आके शेयर करो प्रेजेंटेशन। और उसके साथ साथ हम कबड्डी में और फुटबॉल में इनमें भी लीग्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, चले जी, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत शुक्रिया राय तैमूर साहब आपका भी और रेहान आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल हमारे वीरान होंगे, जो कि बड़ी ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके दांतों की खूबसूरती के ऊपर बात करेंगे। दांतों की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, दांत ख़राब क्यों हो जाते हैं और उनकी हिफाजत कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम तफसील से ज़रा बात करेंगे। हमारे अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हर्बलिस्ट हैं, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ईसा। आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट है डॉक्टर ईसा, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ साथ हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है डेंटिस्ट भी हैं और बड़ा कुछ करती हैं। और सुबह सवेरे पाकिस्तान का जो सेट है ना, इस पर आपकी उनसे 12 मुलाकात भी हो चुकी है। डॉक्टर सहर चावला, बहुत शुक्रिया सहर आपका भी। सहर, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ
कि दांतों की अहमियत कितनी है और मसाइल कौन कौन से होते हैं? दांतों की अहमियत इतनी है कि दीज आर द मोस्ट एक्सेसिबल, यानी सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल हिस्सा आपकी बॉडी का यही है। तो जो आप अपनी पूरी हेल्थ का ख्याल रखना है वो इजीली आपने अपनी दांतों को अप्रोच करके आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। मैंने आज तक नहीं देखा, किसी भी डेंटिस्ट ने, किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा कि एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है और दांत उसके अलग है और वो अलग है। ऑफ कोर्स जब पेशेंट आता है, आई विश अलग होते ताकि आप काम बहुत आसानी से करते, बट ऑफ कोर्स जब पेशेंट आता है तो वो दांत मुंह में लेकर आता है। ये आपकी पूरी बॉडी का हिस्सा है। हमारे दांत जिस सब्सटेंस से बनते हैं, बात मैं इससे शुरू करूंगी, उसको आप एनेमल कहते हैं। एनेमल आपकी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, 2.5 टाइम्स ये आपकी बोन से, हड्डियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि अगर आपके दांत में कैविटी हो रही है, डिके हो रहा है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो बॉडी में ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि जो खून पूरी बॉडी में जाता है वही आपके मुंह में और दांतों में भी आता है। तो बॉडी में ऐसा क्या हुआ है कि आपका जो एनेमल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो डिस्ट्रॉय हुआ है। क्योंकि इससे पहले के जो हमारे जो सिस्टेमिक ऑर्गन्स हैं, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, पैंक्रियाज हो गए, ये इस बात की निशानदेही करना शुरू करें कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले सबसे पहले आपके दांत और आपकी ओरल कैविटी डिसाइड करती है। तो आपका एक रेगुलर चेकअप डेंटिस्ट पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकता है। ठीक है जी, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, लेकिन आजकल जो है ना लोग दांतों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते कि भाई डेंटिस्ट के पास जाना है। तो ईसा भाई आप बताइएगा कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादा देखने में आती हैं और उनकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहबा ने काफ़ी हद तक तो बता दिया है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया है, देखें ये दांतों का पीला होना या दांतों का काला होना, मुंह से खून, दांतों से खून निकलना, ये जो छोटे छोटे मसाइल हमें नज़र आते हैं, इनमें सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सोसाइटी में देखें तो हम सुबह जब उठते हैं तो ज़्यादा मेजोरिटी में लोग ब्रश करते हैं, जबकि सुबह से ज़्यादा ज़रूरत है रात को आप जब सो रहे होते हैं आप करें, क्योंकि सारा दिन जो कुछ आप खा रहे हैं वो आपके मुंह में तो उसके छोटे छोटे पीसेस जो रह जाते हैं और आपकी बॉडी रात को सो रही होती है, जबकि आपकी बॉडी उस तरह काम नहीं करती जो डे में करती है। तो वो आस्ता आस्ता आपके अंदर, गम्स के अंदर, फिर ये खुदा न खास्ता आपको पता है बहुत सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं। स्टार्ट तो वो पिलाट से होता है, फिर दांतों की मुख्तलिफ अमराज से होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि हम सुबह और शाम एक तो ब्रश की अपनी आदत डालें, स्पेशली बच्चों को। और ख़ास तौर पे इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, क्योंकि हम मॉडर्न दौर में तकरीबन हाइजीन के नाम पे हाईजेक तो हो ही चुके हैं। नीम का जो ब्रश है, जो सुन्नत के तौर पे भी लगाया जाता है, इससे बेहतरीन कोई मेडिसिन नहीं है अगर हम आदत डालें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर ये जो स्वीटिश चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल स्वीट को ले लें, जिसमें चॉकलेट्स वगैरह, केक वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बड़ा इम्पेक्ट डालती हैं। छालिया हो गया, पान हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, सफाई के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि कम से कम और कुछ नहीं तो, क्योंकि दांतों के डॉक्टर हमेशा जहन में रखिएगा महंगे होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। कम से कम 6 महीने में एक विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ये अल्लाह की ऐसी नेमत है आपके पास जिससे आप दुनिया की सारी चीज़ों के बेनिफिट उठा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और दांत नहीं है तो उसके बाद फिर सिर्फ बनाना पे गुजारा होता है। तो दांतों का ख्याल रखना बाकी चीज़ों की निस्बत जो है वो मेरे ख्याल में बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। और मैं हाँ, अच्छा, इसलिए बहुत सारे लोग देखें आपके चैनल को पूरी देहात गांव तक देखा जाता है, बहुत सारे गरीब लोग हैं उनको पता भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो मैं उनके लिए खास तौर पर चाहूंगा कि अगर सपोज करें आप परेशान हैं कि आपके दांत पीले हो गए हैं और आप रोज ब्रश भी करते हैं लेकिन ये पिलाहट नहीं जा रही है, लकड़ियों थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कियों को ज्यादा होता है, बेचारी फेस करती हैं। तो आप ऐसा घर में क्या करें कि आपके दांत वो पीले, हाँ, तो ये पीले दांत आप कैसे अपने साफ कर सकते हैं, मैं इजी सी एक रेसिपी बता देता हूं, आप इसको नोट भी कर लें। और ये सारी चीजें आपके किचन में होती हैं, आपको बचाते हैं आपके खर्चे से। अच्छा, आपने लेना है अदरक का थोड़ा सा पेस्ट लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा आपने सोल्ट डालना है, थोड़ा सा नमक हम डालेंगे। और इसी के अंदर आपने सरसों का ऑयल ऐड करना है। आप ये देखें, मैंने 3 चीजें उठाई। पहले तो मैंने अदरक का पेस्ट उठाया थोड़ा सा, फिर उसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है और उसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला है। अब चंद कतरे जो है वो लेमन के आप इसमें डालकर
और इसको जिस तरह आप मंजन करते हैं आप करें। 1 से 2 मिनट करने के बाद आप इसको रखें नहीं, आप उसको फिर गागल कर दें। आप हफ्ता 1 करते रहें, दांत आपके बिल्कुल चमकने लगेंगे। आप सुबह में करना है या किसी भी टाइम कर सकते हैं? बेहतरीन वक्त तो सुबह और रात का है, लेकिन आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है अगर रात को किया जाए ताकि सारा दिन जो आप खा रहे हैं हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे दांत जो है वो मोतियों की तरह सफेद हो जाएंगे और खूबसूरत दिखेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। साथ में आप जो भी अपना ब्रश वगैरह यूज करते हैं वो भी करें, और इसको भी साथ जरूर करें एटलीस्ट। और कुछ नहीं, हफ्ते में 2 एप्लीकेशन करें ताकि आपके दांत कभी पीले ना हो और आपको कहीं 3000 देने ना पड़े। चलें ठीक है, आपसे और भी टिप लेते हैं। लेकिन सहर, जिस तरह से हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों में चॉकलेट्स खाते हैं और भी कुछ खाते पीते रहते हैं, कोई गंदबला खाते रहते हैं ना, अम्मा अब्बा से पैसे लिए और जी दुकान पे चले गए चीज़ें खा ली, तो उनके दांत काले हो जाते हैं, जैसे कीड़ा लग जाता है और दांतों में दर्द भी होता है, तो उसका भी कोई इलाज वगैरह किस तरह से होता है, कितना टाइम लेता है? आई एम सो ग्लैड आपने एक क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में एक रूल है कि योर गोल शुड be that your patient or the person in front of you should not proceed towards the stage कि वो मेडिसिन लेना स्टार्ट करे। मतलब आपको मेडिसिन लेने की जरूरत, as precaution is better than cure। बिल्कुल। पेरेंट्स को एक नॉन निगोशिएबल रूल बना लेना चाहिए। नॉन निगोशिएबल का मतलब है कि इस पर कोई बहस भी नहीं होगी कि अगर उन्होंने मार्केट से कोई फूड आइटम उठाना है और उसमें पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में से किसी में शुगर है, बाय द वे जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट है वो 61 डिफरेंट नाम के इंग्रेडिएंट्स से आता है। तो पेरेंट्स की ड्यूटी है, क्योंकि आप माँ बाप बन गए और माँ बाप बनना आसान नहीं है, आप 61 इंग्रेडिएंट्स के नाम याद करें, ठीक है? तो थोड़ा मुश्किल है, माँ बाप बनना आसान भी तो नहीं है ना, दर्जा भी तो इतना बुलंद है। अगर पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में से किसी में भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर है तो वो आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। 3 के बाद है, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है कि इतना कम कम होता जाता है, तो उस वजह से फिर आप ले सकते हैं। टीचर्स की भी स्कूल में भी मैं मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों का ज्यादा टाइम टीचर्स को आइडियलाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पर स्कूल्स में बहुत ज्यादा ट्रेडिशन है कैंडी ट्रीट्स देना बच्चों को। बच्चों ने कुछ अच्छा किया, आप मत करें, इस बात को आप आम मत करें। नाश्ते में व्हाई वुड यू वांट टू डू दिस टू योर चाइल्ड कि आप नाश्ते में उनको कार्बोहाइड्रेट, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो आपकी कैविटी है, क्योंकि हम बच्चों की स्पेसिफिकली बात करें, तो रीजन जो सबसे बड़ा है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई सिस्टेमिक कोई और प्रॉब्लम तो बच्चों को होता नहीं है, तो डाइट ही सबसे बड़ा रूटीन इशू होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो हमारे मुंह में एसिड रिलीज करता है, ये एसिड ही हमारे दांत को डिके करता है और कैविटी का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब जब आपके पास कैविटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ऑफ कोर्स उसके बाद तो आपको ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन अगर आप शुगर पहले जो है ना प्रिकॉशंस लिए हैं कि आप मीठा वगैरह और इस तरह की कैंडीज से अवॉइड करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन मैं ये बताना चाहूंगी कि दूध जो है उसका टाइम बच्चों में रात के टाइम आप कम रखें, क्योंकि दूध में जो शुगर कंटेंट है, लैक्टोज कंटेंट है, वो ज्यादा होता है, वो फिर रात को। वैसे ये दूध के ऊपर भी मैं बात करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर बड़ा ज्यादा है कि बंदे इस पर तफसील में बात करें। एक कॉलर मौजूद है, फरवा। अस्सलाम वालेकुम फरवा। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम सलाम जी फरवा, क्या बात करना चाहती हैं? जी मेरे से टीथ की प्रॉब्लम है थोड़ी, इनका ना कलर येलोइश हो गया है, तो ये ठीक नहीं होता जितना मर्जी ब्रश कर लें, तो इसके लिए आप मुझे मतलब क्या सोल्यूशन बताएंगे? चलिए, वैसे ईसा भाई ने बताया लेकिन आपको फिर भी बता देंगे एक दफ़ा और। लेकिन एक और कॉलर मौजूद है, फरहाना। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। फरहाना, क्या जानना चाहती हैं? जी मैं डॉक्टर ईसा से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे दांत जो है वो हालांकि डेली ब्रश भी करती हूँ, लेकिन अंदर से मतलब खून निकलने लग जाता है जब ब्रश करते हैं, और इसके अलावा बुनने लग गए हैं दांत। ठीक है, चलें जी अभी आपको बताते हैं। ईसा भाई, दांत बुरने लग गए हैं फरहाना के और खून भी निकलता है, वो डेली ब्रश भी करती हैं? देखें, ये जो सबसे पहले हमारी जो बहन ने कॉल की है कि खून निकलता है, देखें एक दांतों की बीमारी होती है पायरिया, और ख़ास तौर पर ऐसी बच्चियों को या बच्चों को विटामिन D3 को और कैल्शियम को जाकर चेक ज़रूर कराना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अगर आपका ब्लड निकलता है तो आप इमरजेंसी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका ब्लड फ़ौरन बंद हो जाए, तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे हम अनार कहते हैं, और इसका फूल कहलाता है गुले अनार। गुले अनार का पाउडर कुछ इस शेप में होगा, रेड कलर का, ये अपने घर में रख लें आप थोड़ी सी चुटकी उठा के इसका मंजन जो है करें गुले अनार का, आप डेली दिन में 1 दफ़ा करें, पहली एप्लीकेशन से आपका खून बंद हो जाएगा, और इसे डेली करते रहे तो मुसलसल वो खून आना बंद हो जाएगा। और अपने डॉक्टर्स को भी 1 दफ़ा ज़रूर विजिट करें।
वैसे ईसा भाई यहाँ पर ये बात जिस तरह से दूध की हम करें, अगर बच्चों को दूध दिया जाता है उनको सूट नहीं करता, उनके दांत खराब हो जाते हैं और जैसे काले हो जाते हैं, आपने भी देखा ही होगा कुछ बच्चों को, तो इसका क्या मसला है? दूध का मसला है या फिर कोई क्या इस तरह के इश्यूज हैं जिनको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए? किस चीज़ की कमी होती है बच्चों में? देखें, सच्ची बात यह है कि हमारे पेरेंट्स, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे घर में हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, बड़ी अहम है। हमें तो इतना भी नहीं पता कि हम जो अपने बच्चों को खिला रहे हैं कि वो उनकी सेहत के लिए कितना अच्छा है। बिल्कुल। तो हो ये रहा है कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं। अब दूध के इतने सारे फ्लेवर और इतने सारे नाम हैं कि मैं शायद बता नहीं सकूं, लेकिन सच्ची बात यह है, जो प्योर दूध है जिसका अल्लाह ताला ने सूरह नहल में जिक्र किया है, उसका नेमो बदल कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको इतना डराया गया है कि ये हाइजीनिक नहीं है, तो जो आप पी रहे हो वो कितना हाइजीनिक है, जिसको साल रखने के बाद भी वो खराब नहीं होता। तो कोशिश करें प्योर दूध लें, अपने बच्चों को पिलाएं और ख़ास तौर पे देसी अंडे का इस्तेमाल कराएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें 2 चीज़ें भर के रखी हैं, विटामिन D3 भी और कैल्शियम भी। तो बेहतरीन है कि उनको बॉयल करके कभी अंडा खिला दें, दूध तो डेली बेसिस पर उनको पिलाया जाए, ताकि ये बीमारियां ना बढ़े। हो ये रहा है कि हम बीमारियां बनाकर डॉक्टरों के पास जाते हैं, और यकीन करें, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि 80% लोग खुद को बीमार करके हमारे पास आते हैं। अगर वो अल्लाह ताला की नेमतों का फ़ायदा उठाएं, हम आधे डॉक्टर फारिग हो जाएंगे मेरे ख्याल में। मुझे तो चाय बेचनी पड़ेगी। ठीक, चलें जी, ठीक हो गया ये। वैसे तो ईसा भाई ने भी बताया इस तरह से, लेकिन सहर अगर हम बात करें इस तरह से दूध की हम बात कर रहे हैं कि प्योर दूध की बात करें कि प्योर दूध पिलाना चाहिए, तो जो दूसरे वाले दूध हैं वो क्या वाकई वही खतरनाक होते हैं? क्योंकि बच्चे में कोई मतलब है कोई ऐसी वैसी कमी नहीं होती है। दूसरे वाले दूध डेफिनेटली प्रोसेस्ड होते हैं, और मैं सेकंड करूंगी ईसा भाई की बात को कि उनमें बिल्कुल वो ग़िज़ाइयत नहीं है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स आर नेवर गुड फॉर हेल्थ। तो इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं ना। दूध का इससे मैं बात कर रही थी, मैं फरहाना का थोड़ा सा अगर प्लीज आंसर करना चाहूँ। ठीक है, एक दम खून रोकने का वो सारा कुछ एवरीथिंग इज ओके। क्या होता है कि 6 मंथली विजिट डेंटिस्ट के पास इससे ज़रूरी होता है कि ब्रशिंग से इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप सारा प्लाक वगैरह साफ कर लें, ठीक है। तो वो जो प्लाक थोड़ा सा रह जाता है वो कैलकुलस की फॉर्म में उसके डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अब हमारे दांतों का जो हिस्सा मसूड़ों से ऊपर होता है उसको कहते हैं सुप्राजिंजाइवल, जो मसूड़ों से नीचे होता है उसको कहते हैं सबजिंजाइवल। अब सुप्राजिंजाइवल प्लाक तो हमें नजर आता है तो वो उतर जाता है, जो मसूड़ों के नीचे होता है वो नजर नहीं आता, वो ब्रश से रिमूव नहीं हो सकता अगर इनकेस आप अपनी ओरल हाइजीन टेक्निक्स में थोड़े अरसे के लिए, इंसान है, निग्लेक्ट आपने किया है उनको, आप केयरफुल नहीं रहे हैं, तो अब जब वो मसूड़ों के नीचे इकट्ठा होता है ना, एक्यूमुलेट होता है, तो वो ये जिंजाइवल, ये गम्स की इन्फ्लेमेशन, सोजिश करता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप नहीं उसको एड्रेस करें अपने इशू को, तो वो ब्लीडिंग कॉज करता है। इसका मतलब है कि हल्का फुल्का, इसको आप डिजीज भी नहीं कहेंगे, एक सिम्टम है जिंजवाइटिस। आप डेंटिस्ट के पास जाएं अपने रेगुलर क्लीनिंग चेकअप के लिए, बल्कि अच्छी बात है कि अगर कोई और भी प्रॉब्लम होगी वो देख ली जाएगी, लेकिन अगर आपका डेली मसूड़ों से खून आ रहा है, इसका मतलब है मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन है, मसूड़ों और दांतों के बीच में प्लाक है। दूध की मैं प्लीज बात करना चाहूंगी। दूध ऑफ कोर्स बच्चों को देना है, इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज अ कंप्लीट मील ऑलमोस्ट, बट दूध रात के टाइम आप इसे अवॉइड करते हैं। दूध का शुगर, नेचुरल शुगर, लैक्टोज कंटेंट हाई है। अगर आपने रात को देना है तो मेक श्योर कि योर चाइल्ड ब्रशेस हिज और हर टीथ एट नाइट। वो एक बड़ी अच्छी और फेमस इंग्लिश सेइंग है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, कि यू ब्रश योर टीथ एट नाइट टू कीप योर टीथ, यू ब्रश योर टीथ ड्यूरिंग द डे टू कीप योर फ्रेंड्स। यानी सुबह इसलिए कि यू डोंट वांट पीपल टू रन अवे फ्रॉम यू, और रात को इसलिए कि एक्चुअली जो टूथब्रश अपना काम दिखाता है वो रात को दिखाता है। पूरा दिन जो आपने खाना खाया, खाने की ज़रूरत रहे, आपने बता दिया। वाकई में बच्चे अगर इसके ऊपर नोट करें ना, तो वो बच्चे वाकई में कहेंगे भाई हमने अपने फ्रेंड्स के साथ जो दिन में है ना वो सुबह ब्रश करके निकलेंगे। कबर्ड पे लगा दें आप ये सेइंग, तो वो रात को दे विल, यू नो, बिल्कुल ये सब। भाई वैसे कहा जाता है अकल दाढ़ की मतलब क्या अहमियत है, क्योंकि कहा जाता है अकल दाढ़ है तो अकल है, अगर अकल दाढ़ ही टूट जाए तो क्या अकल खत्म हो जाती है? बेसिकली महावरतन मशहूर है अकल दाढ़, हालांकि उसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी कभी वो आपको पता है 18-20 साल में निकलती है और उस वक्त तक इंसान बहुत ज़्यादा अकलमंद हो चुका होता है। तो अकल दाढ़ ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अकल नहीं होती। बहरहाल ये महावरतन मशहूर है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उसका बड़ा अहम है। जिस तरह फ्रंट के दांत या बैक के हैं, इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपका दांत नहीं टूट सकता, तो आपने देखा हम उसको पीछे ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसको तोड़ते हैं। ये एक ऐसी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम लगाया है, जिस तरह दांत और जो दाढ़ है
इसका बड़ा ताल्लुक है। और आपके खाने पीने में सारी एशिया सॉफ्ट नहीं होती, बहुत सारी सख्त होती हैं, बहुत सारे आप मीट खा रहे होते हैं, तो आप हमेशा नोट करेंगी तो आप उनको पीछे जाकर दांतों पे चबा रहे होते हैं, क्योंकि वो फ्रंट के दांत से ज्यादा स्ट्रोंग होती है और निकलने का उसका वक्त होता है। ठीक है, वो निकलती है, किसी की देर किसी की सवेर। जी ठीक है ईसा भाई, वैसे और एक चीज मैं और बताऊंगा। जी जी, ये हमारे यहाँ जो लोग आते हैं और बड़ा बेचारे परेशान होते हैं, उनके माइंड में होता है, या ये चीज ज्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि हाइजीनिक तो हम उतना रहते नहीं है, दांतों के अंदर कीड़े का लगना। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि दांतों में कीड़ा लग जाता है तो दांत में दर्द भी होता है, तो उसका कोई घर बैठे फौरी तौर पे हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं? पहली एप्लीकेशन से जो है ना, दर्द तो आपका खत्म हो जाएगा, और 2-4 दफा करें तो दांतों के अंदर जो मौजूद कीड़े हैं। अच्छा, ये इतना आसान है, आप इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो लौंग का ऑयल ले लें आप, थोड़ा सा लौंग का ऑयल ले लें जो कि आम मिल जाता है। अच्छा, लौंग के ऑयल के अंदर आपने बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, वो आपने थोड़ा सा डालना है। बस ये 2 चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, लौंग का ऑयल और मीठा सोडा, बेकिंग सोडे को मिक्स करके, और जहां जहां आपकी फिंगर जा सकती है उसको मसाज करें, जिस तरह आप कोई पेस्ट लगा रहे हो, और इस तरह करके 1 मिनट के लिए इसको 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको गागल कर लें, तो अल्लाह ताला ने चाहा दर्द तो पहली एप्लीकेशन से खत्म हो जाएगा। 2-4 दफा अगर रोजाना करें तो मुंह के अंदर जितने में मसूड़े और दांतों के अंदर कीड़े होते हैं वो इससे मर जाते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, ये करते हैं तरीका, ताकि जो है ना अगर दांत में कीड़ा लगा भी है वो खत्म हो जाए। अच्छा डॉक्टर सहर चावला, आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो है ना ब्रश करते हैं ऐसे जैसे किसी और के दांत है, तो ब्रश करना कैसे चाहिए? क्योंकि वो अक्सर ऐसे लोग कर रहे होते हैं तो उससे खून भी निकल आता है, इस तरह ज्यादा करने से भी। अच्छा, नंबर क्या है? नंबर 1, आई एम सो ग्लैड, अभी मेरे माइंड में जो होता है, मेरे ख्याल से हमारी बहुत हार्मनी होगी, आप वही क्वेश्चन इकरा पूछ रही थी। आपको वैसे ही पता लग जाता है, वैसे ही पता लग जाता है। ब्रश करने से मुश्किल ही है खून निकले, या तो आपके दांत पहले से डिजीज है, या ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आपकी ब्रशिंग हैबिट इतनी गलत और इतनी एग्रेसिव रही है, लोग बहुत ज्यादा करते हैं, करने का तरीका वही आप सही बात कह रही हैं कि वो इतनी एग्रेसिव रही है कि अब आपने जो ब्रशिंग होती है, अगर आप प्रॉपर टेक्निक से नहीं कर रहे हैं तो समझे कि आप कर ही नहीं रहे हैं, दोनों बातें बराबर हैं। तरीका ये कि एक तो 2 मिनट तक आपके दांतों की ब्रशिंग होनी चाहिए। आपके हर दांत की 6 सर्फेसेस होती हैं, सामने वाली, पीछे वाली, इस साइड वाली, इस साइड वाली, नीचे वाली, ऊपर वाली, हर सरफेस पे ब्रश होना चाहिए, और मूवमेंट यूं नहीं होनी चाहिए, राउंड एंड सर्कुलर, राउंड एंड सर्कुलर, स्लोली एंड जेंटली। और दांत की जिस तरह मैंने आपको सारी सर्फेसेस बताई हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये आप 2 मिनट के लिए थोड़ा तसल्ली से ब्रश करते हैं। कितने टाइम करना चाहिए ये? दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह, आइडियली तो सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए। अच्छा, नाश्ते के बाद, सुबह उठ के नहीं? ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, हमारे लिए मुश्किल है, हम जरा तैयार हो रहे होते हैं नाश्ते के बाद, बट आइडियली वो इससे, क्योंकि जब आप सुबह उठते, आप रात को ब्रश करके सोए होते हैं, रात को तो आपने कुछ खाया नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ सलाइवा की जो आपकी थूक की फ्लो थी वो थोड़ी कम थी, आपने सुबह उठा, कुल्ली की, रिंस किया, सब जो बैक्टीरिया वगैरह था, जो भी फूड पार्टिकल्स अगर इनकेस रह भी गए थे क्योंकि आपने रात को ब्रश किया, वॉश ऑफ हो गए। जब आपने नाश्ता किया है तो आपके मुंह में अब फूड पार्टिकल्स हैं, नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच क्या आप वो रहने देंगे? नाश्ते से पहले आप कुल्ली करते हैं, नाश्ते के बाद आप ब्रश करते हैं, और इसी तरह रात को पूरे दिन का खाना वेव ऑफ करने के लिए, उसको स्पिट आउट करने के लिए आप ब्रश करते हैं। और जितना जरूरी दांतों को ब्रश करना है, उतना ही जरूरी अपनी जबान और मसूड़ों को भी ब्रश करना है। उसकी भी मैं रीजन बता देती हूँ। हाँ, कुछ लोगों को मुंह में बदबू का, सांस में बदबू का प्रॉब्लम होता है, उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि लोग अपनी जबान ब्रश नहीं करते हैं। जबान को भी 10-15 सेकंड्स के लिए जेंटली आपने ब्रश करना होता है, उन 2 मिनट के अलावा। हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मफुल और फाउल स्मेलिंग प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो जबान पर होते हैं। एक ये रीजन, और दूसरा भी हमारे मुंह का हिस्सा है, इसको भी सफाई की जरूरत है। मसूड़ों को ब्रश करना इसलिए जरूरी है, मसूड़ों पर प्लाक भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं, और आपके जो दांत हैं उनको मसूड़ों ने होल्ड किया हुआ है, वहां पर खून की रगें जा रही हैं, वहां पर एक प्रॉपर खून की रवानी है, ब्लड सर्कुलेशन है। जब आप किसी चीज का हम थकते हैं, हम अपना मसाज करवाते हैं, अच्छा फील करते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, जो है वो तेज हो गई है। आप मसूड़ों को मसाज करेंगे, उन्होंने आपके दांतों को पकड़ा हुआ है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, दांतों की हेल्थ अच्छी होगी। तो ये तरीका है दांतों को ब्रश करने का। भाई, वैसे कुछ लोगों के दांत होते हैं टेढ़े मेढ़े से होते हैं, तो क्या वजह है? क्या वो ब्रश गलत तरीके से करते हैं, या फिर उनके अंदर कोई और कमी होती है जिसकी वजह से दांत जो है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं? समटाइम ये होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बाय बर्थ जो है वो उसके
दांत जो है जिन जिन जगहों पर उनको फिक्स्ड होना चाहिए, तो वो क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं तो उस वक्त जब टेढ़े होते हैं, इसका कोई सवाए जो डॉक्टर सर्जरी या आपको पता है वो क्लिप्स वगैरह लगाते हैं, तो ये स्टार्टिंग में ही अगर बच्चों को कराया जाए तो बेहतर है। ये किसी रेसिपी से या किसी टोटके से सीधे नहीं हो सकते, इसको डेंटिस्ट ही करेगा और प्रॉपर डेंटिस्ट के पास ही जाना चाहिए। और ये जाना चाहिए थोड़ा कम उम्री में। हम लोग बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा उनके लिए पेनफुल होता है। बेहतर है कि वो 8-10 साल की उम्र में इसको देख लिया जाए तो बेहतर है। ठीक हो गया, यानी कि डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तभी उसका प्रॉपर जो है ना उसको ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर सहर चावला, लास्टली कोई मैसेज देना चाहें दांतों की खूबसूरती के लिए, खास तौर पर? दांतों की खूबसूरती के लिए लास्टली मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं। हाँ जी, आप जब पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो आपके जो मुंह का एसिड कंटेंट है उसको भी कम कर देता है और आपका जो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी रेगुलेटेड रखता है। सो ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड स्टिकी फूड्स। अगर आप ज़्यादा चिपकने वाला खाना खाते भी हैं तो दांतों में रह जाता है, कोशिश करें उसको दोनों साइड से चबाएं। उसको कहते हैं साइड बाय साइड टेक्निक। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जी, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अमल भी करना है सबने। ईसा भाई, लास्टली मैसेज दीजिएगा। बस जी, मैं यही कहूँगा कि डेली बेसिस पर खुद भी और हम अपने बच्चों को भी अपनी आदत डालें, बल्कि सख्ती से नज़र भी रखें कि दिन में एटलीस्ट कम से कम 2 दफ़ा सुबह और रात को सोने से पहले हम अपने बच्चों को ब्रश कराएं और उनके दूध और उनके नाश्ते का अच्छा सा ख्याल रखें। काफ़ी हमारे लिए अगर हम ये कर सकें तो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं हमारे व्यूवर्स को, खास तौर पर कि दांतों को उन्होंने कैसे बनाना, उनका ख्याल कैसे रखना है। और आप इस टिप पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने जो दिन का आगाज़ होता है ना वो स्माइल से करना होता है, और अगर हम अच्छी स्माइल देंगे तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और हमारी स्माइल से दूसरों का भी दिन अच्छा गुजरेगा। तो दांतों का बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।